2 3 Hello everyone, let's discuss the one level up question which is a very nice question from the chapter of fluids and the rotation mix concept पे based question है. basically यहाँ पे थोड़ा सा rotation involved होगा and थोड़ा सा आपका fluids जो mechanical properties of fluid वो थोड़ा सा involved होगा. ठीक है, so as usual pause this question and try to solve it on your own. हमेशा जब भी एक नया क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन देखो या फिर कोई भी इजी क्वेश्चन भी देखो, डजेंट मैटर एट ऑल, बट हमेशा ट्राई करो कि सबसे पहले बिना किसी हेल्प के आप खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करो कि सॉल्व हो जाए. अगर नहीं होता देन डू वॉट द सॉल्यूशन. ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक बीकर है जिसके इनसाइड हमने वाटर भर दिया है अप टू द हाइट ऑफ 0.5 मीटर. फिर उसके अंदर एक रॉड को हमने डाल दिया. दी रॉड ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा हुआ है एंड उसकी जो डेंसिटी दे रखी है दैट इज 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम बोल दिया तो अगर सिंपल इक्विलिब्रियम बोल दिया तो हमें दोनों इक्विलिब्रियम कंसिडर करने होते हैं. दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम and as well as rotational equilibrium. Okay, inside the water as shown in the figure, water की डेंसिटी सबको पता होती है that is 1 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एंगल थीटा. ओके, सॉरी, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द एंगल ऑफ थीटा. ओके, तो देखो, अब जब लोग इक्विलिब्रियम शब्द को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे कि अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सबसे पहले देखो रॉड का सेंटर हम कहीं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ. ठीक है, रॉड का सेंटर अगर हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया तो सब क्या करेंगे कि सबसे पहले mg इधर, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m है तो इस पे mg इधर लगेगा. ठीक है, फिर अब ये किसी फ्लूइड के अंदर है तो ऑफकोर्स ही बात है इस पे एक बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है. अब मेजरली लोगों को ये नहीं पता होता कि बॉयंट फोर्स लगता कहाँ पे है. वो क्या करता है, सिंपल मतलब जो नॉर्मल चैप्टर पढ़ते हैं, जो थोड़ा सा हाई लेवल तक टच नहीं करते, जो सिर्फ नॉर्मल लेवल तक पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट मास पे तो सिंपल से लगा देते हैं कि यहाँ पे जो बॉयंट फोर्स होगा दैट इज होगा रो Vg, रो उसकी डेंसिटी, V उसका वॉल्यूम जो कि लिक्विड के अंदर है, एंड G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. राइट, तो सिंपल से यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं. बट ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक बड़ी सी रॉड है. तो अगर रॉड है तो उसके बहुत सारे पॉइंट है, तो कौन से पॉइंट पे हमें लगाना होता है? तो बहुत लोग क्या करेंगे कि इस सेंटर पे ही लगा देंगे इस पे बॉयंट फोर्स, जो कि एकदम गलत कंसेप्ट है. ठीक है, बॉयंट फोर्स सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता. ठीक है, इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगता. उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. लेकिन अब बॉयंट फोर्स कहाँ लगता है? तो बॉयंट फोर्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी. ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी की स्पेलिंग माफ करना अगर गलत हो, मेरे को नहीं पता. ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया? इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. मतलब कोई अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में जाता है तो वो जितना कॉलम ऑफ लिक्विड हटाता है, उस लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उस पे बॉयंट फोर्स लगेगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये जब रॉड इस बीकर के अंदर गई तो इसने कुछ वाटर डिस्प्लेस किया, तो कितना क्या होगा? देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी जो रॉड है उतना ही तो डिस्प्लेस किया होगा, तभी तो उसने अपने आप की जगह बनाई इस वाटर के अंदर. राइट, तो ये मैंने जो रेड कलर से दिखा दिया इतना पार्ट, इसने कहीं ना कहीं मतलब यही होगा ना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. तो इसका सेंटर, लेट्स अज्यूम कि ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है रॉड की जो कि इस फ्लूइड के अंदर है, जो वाटर के अंदर है, उसका लेंथ है x. ठीक है, उसका लेंथ है x. तो x के सेंटर में मतलब यहाँ से x/2 पे कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दैट इज x/2 पे बॉयंट फोर्स लगेगा.
और ये है उसका इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी, और सेंटर ऑफ बॉयंसी पे कौन सा फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स यहाँ पे लगेगा, दैट इज एफ बी। ठीक है, एफ बी कंसिडर कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कि एफ बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बस आपको ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में से, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेंटर ऑफ बॉयंसी का कंसेप्ट नहीं पता था, बिकॉज वो सिंपल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तो नॉर्मली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते थे, बट यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक पूरा रॉड है जो कि बहुत मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस पर कहाँ पे बॉयंट फोर्स लगाना ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से आधों को भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आई होप आपको इस वीडियो के बाद अब से याद रहेगा कि जो अपना बॉयंट फोर्स होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना भी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है ना उसके सेंटर पे लगता है। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मैंने आपको ये रेड कलर से बता दिया, और उसकी लेंथ हमने मान ली कि x है, तो x के बीच में मतलब x/2 पे कहाँ क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो उसका हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अब याद रहेगा, एंड ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर एक और फोर्स की बात करूँ, एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, बिकॉज ये देखो ये रॉड यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, राइट। और नॉर्मल का अगर एक कंपोनेंट अगर हम बांट ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n sin थीटा एंड ये हो जाएगा n cos थीटा। ठीक है, n cos थीटा। तो सिंपल से अगर इक्विलिब्रियम अगर किसी ने वर्ड पढ़ लिया, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा पता है कि एफ बी प्लस ये n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी लगा के बस ये इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्राई करेगा, और उसको लगेगा कि उसको थीटा मिल जाएगा। बट इस इक्वेशन से थीटा नहीं मिलेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है। देखो रॉड का जो मास है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें उसकी डेंसिटी पता है, हमें उसका वॉल्यूम इजीली मिल सकता है, बिकॉज हमारे पास एरिया ए है एंड लेंथ उसकी दे रखी है, तो हम उसका मास तो फाइंड कर सकते हैं। जी भी फाइंड, मतलब जी की वैल्यू तो हमें पता होती है 10 होती है, हमें थीटा नहीं पता और हमें नॉर्मल भी नहीं पता, राइट। तो अगर एक ही इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन की मदद से आप इस इक्वेशन मतलब आप थीटा को फाइंड आउट नहीं कर सकता, राइट। तो आप थीटा को अगर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस वाले कंसेप्ट से अच्छा हम एक और इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो है, बिकॉज क्वेश्चन में नॉर्मल इक्विलिब्रियम बोला है। अगर सिर्फ नॉर्मल इक्विलिब्रियम बोल दिया इसने तो मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी तो होगा, राइट। ये रॉड यहाँ पे ऐसे गिर भी तो नहीं रही, यहाँ पे खड़ी है, मतलब जैसे ही डायग्राम में दिख रहा है वैसे के वैसे कनेक्ट, मतलब वैसे के वैसे एक खड़ी हुई है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। मतलब ये इस पॉइंट के अबाउट, इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट भी नहीं कर रही, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी तो है। तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अबाउट मतलब उस रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट से हम एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कौन से पॉइंट से लें, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो जब भी एक बॉडी कोई भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है तो हम किसी भी पॉइंट, मतलब बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। बट मैं क्या करूंगा कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना इसके अबाउट ले लूंगा। क्यों पता है? बिकॉज मेरे को नॉर्मल नहीं पता, और नॉर्मल इसी पॉइंट के अबाउट अगर पास कर रहा है तो नॉर्मल का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल का यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं आएगा। एंड वैसे भी नॉर्मल हमें पता नहीं था, तो ये एक एडवांटेज होगा कि मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 करूँ ताकि मेरे पास कोई नॉर्मल का टर्म ना है, बिकॉज मेरे को नॉर्मल की वैल्यू पता नहीं है ना, दैट्स वाई, राइट। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दूंगा। तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट अब मेरे पास बचे दो फोर्स, नॉर्मल तो गया बिकॉज नॉर्मल का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट तो 0 लगेगा, बिकॉज नॉर्मल इसी पॉइंट के अबाउट लग रहा है और इसके पैरेलल है, तो और इसी पॉइंट से पास आउट कर रहे हैं तो उसका टॉर्क 0 लगता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब बचे दो फोर्स हमारे पास एफ बी और एम जी, ठीक है।
अगर ये एंगल हमें थीटा दे रखा हुआ है तो mg के दो कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं, एक तो mg ऐसे रहेगा और ये mg ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी तो थीटा होगा, राइट। अगर ये एंगल भी थीटा होगा तो ये क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा mg कॉस थीटा, राइट। अगर ये fb है तो इसके भी दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल, सॉरी नॉट ये वाला एंगल भी तो सॉरी एक मिनट, क्या हो गया ये, अच्छा ओके, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, राइट। अगर ये वाला थीटा दे रखा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से। तो ये वाला क्या आ जाएगा, एफ बी साइन थीटा, एंड यहाँ पे रॉड के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, एफ बी कॉस थीटा, राइट, एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास दो फोर्स ऐसे आ गए, एक तो एफ बी साइन थीटा और एक एम जी साइन थीटा, जो कि इस पॉइंट के अबाउट कहीं ना कहीं टॉर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि एम जी साइन थीटा का टॉर्क और एफ बी साइन थीटा का टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एम जी साइन थीटा इस रॉड को यहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंड एफ बी साइन थीटा जो है वो रॉड को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बैलेंस होगा, तो हम फटाफट से बैलेंस कर देते हैं। एक तो देखो एम जी जो साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा फोर्स हो गया, और डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और द पॉइंट ऑफ, मतलब आपने जिस पॉइंट से नेट टॉर्क जीरो ले रहे हो उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, पूरी रॉड का लेंथ अगर एल है तो जो एम जी होता है, एम जी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल लेंथ के रॉड पे कहाँ पे होगा, एल बाई टू पे होगा, तो राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से जो एम जी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो एल बाई टू ही होगा ना, बिकॉज एम जी तो एल बाई टू पे लगेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो एम जी साइन थीटा कहाँ पे लग रहा है, एल बाई टू पे लग रहा है, राइट। ये एक टॉर्क हो गया। और जो दूसरा टॉर्क है जो कि एफ बी साइन थीटा लगा रहा है, वो आपस में दोनों बराबर हो गए, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो उसका फोर्स क्या लिख देंगे हम, एफ बी जो कि फोर्स है, एंड साइन थीटा, एफ बी साइन थीटा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कितना होगा, ये एफ बी कहाँ पे लग रहा था, देखो एक्स बाई टू पे लग रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल से एक्स बाई टू, राइट। ये एक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर कंसेप्ट ना पता होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी का तो सिंपल से वो भी एल बाई टू पे लगा देता है। तो इसके हिसाब से तो फिर एम जी साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा बराबर हो जाता, राइट। तो फिर वो आंसर गलत आ जाता, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इस वीडियो में बताया कि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड और द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम इसे अगर इजीली सॉल्व करते तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम मास ऑफ रॉड है तो उसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, राइट। तो मास को हमने क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, या फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोल सकते हो, राइट, इंटू जी, यहाँ पे एल बाई टू। अब देखो एफ बी क्या होता है, बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है रो वी जी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि रो किसका लेना है, वॉल्यूम किसका लेना है, जी कौन सा लेना है। याद रखना बॉयंट फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, और उसका फोर्स बहुत ही लोग गलत ले लेता, उनको समझ ही नहीं आता कि रो वी जी किसका लेना है, रो किसका लेना है, या इस रॉड का लेना है या फ्लूइड का लेना है। तो रो जो होता है वो हमेशा लिक्विड का लेना होता है, ठीक है। तो रो ऑफ लिक्विड ले लेता है। फिर जो वॉल्यूम है वो कौन सा लेना होता है, वॉल्यूम सॉलिड का ही लेना होता है, बट पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं लेना होता। जितना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर है, जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का इस लिक्विड के अंदर है, मतलब ये जो मैंने रेड कलर से बताया था आपको, उतना ही वॉल्यूम लेना है, पूरा का पूरा रॉड का वॉल्यूम नहीं लेना है, ठीक है। बॉयंट फोर्स में ये V बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत ले लेता है V की वैल्यू। V वो होता है जो कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड। जितना वॉल्यूम है सॉलिड का उतना ही लेना है। तो कितना है, एक तो x लेंथ हमने अज्यूम किया था कि इतना x लेंथ है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, x इंटू एरिया, राइट, x इंटू एरिया, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो A क्रॉस सेक्शन एंड x लेंथ जितना लिक्विड के अंदर है तो वो वॉल्यूम रख दिया। रो
हमारे पास रो हो गया, वी हो गया और एक जी, राइट, और ये x/2 यहाँ पे था, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, रो ऑफ सॉलिड, एरिया से एरिया भी कैंसिल कर सकता है, यहाँ पे g से g कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया देखो, रो ऑफ सॉलिड, यहाँ पे l इंटू एल, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे रो ऑफ लिक्विड एंड x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली x को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड अगर मेरे को x मिल गया तो फिर तो मैं थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो बिकॉज हमारे पास ये वाली लेंथ है 0.5 मीटर और मेरे पास ये वाला x मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल से cos थीटा फाइंड आउट कर लूंगा कि दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी 0.5 अपॉन x, राइट। तो फटाफट से कर लेते हैं हम कि देखो रो ऑफ सॉलिड क्या दे रखा है मेरे पास 0.5 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एल स्क्वायर, रो ऑफ लिक्विड मतलब वाटर की डेंसिटी दैट विल बी 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, 10³ से 10³ कैंसिल, एल की वैल्यू भी हमें दे रखी है दैट इज 1 मीटर दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, सिंपल से एक्स स्क्वायर। तो जो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√2। अब मैं अगर यहाँ पे आपको बीकर फिर से बना के दूँ तो ऐसा कुछ बीकर है, ठीक है, ऐसा कुछ बीकर है और यहाँ पे ऐसे रॉड दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ रॉड दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे रॉड दे रखी है, ये थीटा है और यहाँ जहाँ तक पानी है, मान लो यहाँ तक पानी है, ठीक है, तो ये लेंथ हमें दे रखी है दैट इज 0.5 मीटर एंड ये हमने x फाइंड आउट कर लिया, राइट, ये हमने x अभी फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू क्या निकली 1/√2। तो यहाँ पे सिंपल देखो हमारे पास बेस है एंड ये हमारे पास हाइपोटेनस है, तो हम सिंपल से cos थीटा क्या बोल सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 0.5 और हाइपोटेनस की वैल्यू x है, राइट। तो 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इस x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, तो यहाँ पे देखो 2 और √2, यहाँ पे √2 आ जाएगा सिंपल, तो 1/√2, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू कितना आ जाता है 1/√2, राइट। तो हमारे पास थीटा आ गया 45 डिग्री। एक बहुत ही मतलब छोटा क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, बट ये कंसेप्ट जो मैंने आपको सेंटर ऑफ बॉयंसी बताया ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको पता लग गया कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है जो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उस पर हमें बॉयंट फोर्स कहाँ पे लगाना है, राइट, कहाँ पे लगाना है, जितना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जितना सॉलिड का पार्ट इस लिक्विड के अंदर हो उसका आधा, यहाँ पे x लेंथ जितना, यहाँ पे x लेंथ जितना इस लिक्विड के इनसाइड था तो उसका आधा मतलब x/2 पे लगेगा, ठीक है, l/2 पे नहीं लगेगा, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वहाँ पे नहीं लगता, या बॉयंट फोर्स वहाँ पे लगता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जितना हो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, and if you do have any doubt regarding this question or any regarding any need आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।